तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। हम लोग मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास लेते हैं। रोज़ रात को 8 बजे लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 वाला जो पेपर आया है उसके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर लाइव क्लास में एक शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कुछ कारणवश 2 वीक में लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, जिसमें आपका प्रैक्टिस ना छूटे, है ना। 2 वीक अगर प्रैक्टिस छूट जाएगा तो आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। प्रैक्टिस ना छूटे, आपकी तैयारी बनी रहे, है ना। प्रैक्टिस बनी रहे, कंटिन्यूटी जो आपने बनाया है वो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो, इसकी वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल दे रहा हूँ, है ना। कुछ कारणवश मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो लाइव क्लास नहीं ले पाऊँगा, तो इसकी वजह से रिकॉर्डेड क्लास डाल दे रहा हूँ। तो ये रिकॉर्डेड क्लास आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा डाउट को, है ना। हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा कोई भी और किसी तरह का डाउट है तो एक ग्रुप मैंने बताया, टेलीग्राम ग्रुप, एसएससी प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप, वहाँ भी आप पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ भी मैं अवेलेबल रहूँगा, है ना। तो कोई भी डाउट वगैरह हो वो सॉल्व हो जाएगा आपका। बाकी रिकॉर्डेड क्लास में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, और ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास बंद होगा, लाइव क्लास चलता रहेगा। 2 वीक के लिए ये सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास है, उसके बाद लाइव क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वही 8 बजे आपका अवेलेबल होगा, 8 बजे ही आपको ये क्लास मिल जाएगा, ठीक है जी। रोज़ रात को 8 बजे ये अपलोड हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर है 20 जुलाई शिफ्ट 3 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, शिफ्ट 3 का, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्क्ड एट 92,000. The cost price of the air conditioner is 70% below the mark price. He offers a further discount of 20% if the buyer presents his membership card of the retailer's store. The profit of the retailer with the membership card scheme is what percent of the profit of the retailer without the membership card scheme? एक बार हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिटेलर 92,000 अंकित मूल्य के एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% की छूट की घोषणा करता है। एयर कंडीशनर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 70% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर को अपना सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करता है तो वह 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन देखकर बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जो है सॉल्यूशन है बहुत ही आसान है ना। सॉल्यूशन बहुत आसान है, समझिएगा क्वेश्चन एक बार फिर से। कि एक रिटेलर है, वो एक एयर कंडीशनर को बेचता है, उसका मार्क प्राइस 92,000 रुपया रखता है और उसको 30% का डिस्काउंट में बेच देता है। लेकिन उसने एक मेंबरशिप कार्ड का भी एक स्कीम निकाला है। अगर कस्टमर के पास मेंबरशिप कार्ड है तो उसको 30% के अलावा 20% का और छूट देता है, ठीक है जी। तो दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा, यानी जब वो सिर्फ 30% का डिस्काउंट दे रहा है और जब वो 20% एक्स्ट्रा का डिस्काउंट दे रहा है। तो 30% प्लस 20%, यानी मेंबरशिप वाले को जब बेचता है उस समय जो प्रॉफिट कमाता है, और जो विदाउट मेंबरशिप कार्ड वाले को बेचता है उस समय जो प्रॉफिट कमाता है। तो मेंबरशिप वाले का प्रॉफिट विदाउट मेंबरशिप वाले का प्रॉफिट का कितना % है, ठीक है जी। ये आपसे पूछा जा रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को बढ़िया से शानदार तरीके से समझिएगा। मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो अभी हम ये 92,000 जो दिया है इसको हम लोग नहीं मानेंगे कि 92,000 से आपको प्रैक्टिस नहीं करना है कि 92,000 का 70% निकाल के आपको सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, ठीक है। आपको मान लीजिए कि मार्क प्राइस 100 रुपया, आप मान लीजिए कि मार्क प्राइस क्या है 100 रुपया, ठीक है। तो अब देखिए सेलिंग प्राइस 2 तरह का है। एक सेलिंग प्राइस क्या है, विदाउट मेंबरशिप कार्ड स्कीम, ठीक है। तो विदाउट स्कीम WOS, ठीक है। और एक सेलिंग प्राइस है विथ स्कीम, मान लेते हैं विथ स्कीम, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है जी। विदाउट स्कीम, विथ स्कीम। अब पहले हम विथ स्कीम में देखेंगे, सॉरी विदाउट स्कीम में देखेंगे। विदाउट स्कीम में क्या है, सिर्फ 30% का डिस्काउंट देता है। विदाउट स्कीम में सिर्फ 30% का डिस्काउंट देता है। तो क्या हो रहा है आपका, जब 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 का सामान कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा, ठीक है। जब विदाउट स्कीम होगा 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है जी। अब जब विथ स्कीम में दे रहा है तो 30% के अलावा 20% का और डिस्काउंट दे रहा है। तो 30% के अलावा 20% का और डिस्काउंट दे रहा है, यानी 30 + 20 का क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट होगा। 30 + 20 माइनस 3 दूनी 6, 600/100 यानी 6, तो ये हो गया आपका 44%। तो विथ स्कीम के साथ ये 44% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसमें आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 44% का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 56 रुपया। ये आपका निकल गया, यानी आपका सेलिंग प्राइस विदाउट स्कीम, सेलिंग प्राइस विथ स्कीम। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट के लिए सीपी चाहिए। यहाँ पे क्या दे दिया है, सीपी दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है 70% कम है। क्या है, 70% कम है, किससे, मार्क प्राइस से।
तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा जी, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 70% कम है यानी 30% हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जी, कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 70% कम है तो 30 रुपया, कॉस्ट प्राइस 30 रुपया। तो अब प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट विदाउट स्कीम और प्रॉफिट विथ स्कीम, ये आपको निकालना है ना। आपको बेसिकली यही पूछा है कि व्हाट द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विथ मेंबरशिप कार्ड यानी विथ स्कीम, और प्रॉफिट ऑफ द परसेंटेज इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विदाउट द मेंबरशिप कार्ड। विदाउट मेंबरशिप कार्ड में क्या प्रॉफिट है जो आपका निकलेगा, उसका परसेंटेज निकालना है ना, कंपेयर करना है परसेंटेज का। तो प्रॉफिट विदाउट स्कीम क्या हो जाएगा, देखिए 70 रुपया में आपका बेच रहा था और 30 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस था, तो विदाउट स्कीम में प्रॉफिट हो गया 40 रुपया, ठीक है 40 रुपया। विथ स्कीम में क्या है, विथ स्कीम में आपका 56 रुपये में बेच रहा था, कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है, तो विथ स्कीम में प्रॉफिट कितना हो गया 26 रुपया, ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ही पूछ रहा है कि जब विथ स्कीम में बेचा वो प्रॉफिट, विथ स्कीम में जो बेचा, विथ स्कीम में प्रॉफिट कितना है 26 रुपया, ये प्रॉफिट विदाउट स्कीम का प्रॉफिट का कितना परसेंट है, विदाउट स्कीम का प्रॉफिट का कितना परसेंट है। तो ये आपका विथ स्कीम प्रॉफिट, विदाउट स्कीम प्रॉफिट कितना परसेंट है, आपको 100 से गुना करके परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये हो गया, कट गया, ये आपका 2, ये आपका 5, ये आपका 13, तो 65% है, कितना है 65%, तो 65% इसका करेक्ट होगा, 65% इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें तो 92,000 वाला खेला मत कीजिए कि 92,000 का 70% निकालेंगे, है ना, फिर आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर 44% निकाल के फिर उसका 56% निकालेंगे, वो खेला नहीं करना। 100 मान के कीजिएगा, आराम से डेटा भी आपका ईजी हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि P and Q can do a job in 24 days. Q and R can do it in 30 days, while P and R can do it in 40 days. X is 4 times as efficient as P. Y is half efficient as Q, and Z is 2.5 times as efficient as R. Determine the number of days required to complete the same job if X, Y and Z work together. बढ़िया क्वेश्चन है कि P और Q कोई काम को 24 दिन में कर सकता है, फटाफट करेंगे, है ना। P और Q, P प्लस Q कोई काम को 24 दिन में कर सकता है। Q और R काम को कितने दिन में करेगा, ये आपका दिया हुआ है 30 दिन में कर सकता है। और P और R, P प्लस R काम को कितने दिन में करता है, ये आपका 40 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ये हो गया आपका 120, एलसीएम लेंगे 120 हो गया। तो P और Q का कंबाइंड एफिशिएंसी 5, Q और R का हो गया 4 और P और R का 3 हो गया। ये आपका यहाँ तक निकल गया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि P Q R कितने दिन में काम करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि X Y Z अगर काम को करेंगे सेम काम को तो कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे दिया है X जो है 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P है, Y हाफ एफिशिएंट एज Q है और Z 2.5 टाइम्स एफिशिएंट है R का। तो हमें X Y Z का एफिशिएंसी निकालना है, X Y Z का क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम P, अब इसके लिए हमें P Q R का एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए होगा। तो P Q R का इंडिविजुअल एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए P प्लस Q, Q प्लस R, P प्लस R कितना हो गया 2P प्लस Q प्लस R, ये हो गया आपका 5 4 9 3 12, क्या हो गया 12। तो P प्लस Q प्लस R क्या हो गया, ये हो गया आपका 6। अब हमें P Q R का एफिशिएंसी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए Q प्लस R का एफिशिएंसी क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो Q प्लस R का एफिशिएंसी अगर 4 है तो P का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, P का एफिशिएंसी हो गया 2, ठीक है। अब Q का एफिशिएंसी चाहिए तो P प्लस R का एफिशिएंसी कितना है 3 है। तो P प्लस R का एफिशिएंसी 3 है तो Q का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 और 3 5 और R का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब X Y Z का एफिशिएंसी हमें चाहिए। तो X क्या है 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P। अब देखिए X का एफिशिएंसी X Y Z, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हमें निकालनी है X Y Z, X Y Z। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है देखिए कि X जो है 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज P, X P का 4 गुना एफिशिएंट है, X P का 4 गुना एफिशिएंट है यानी X का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 8। Y जो है आपका हाफ एफिशिएंट एज Q, Q का हाफ है यानी इसका हो जाएगा 1.5। और R जो है 2.5 टाइम्स एफिशिएंट है R का, सॉरी Z का, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। तो इस ये तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो गया 8 और 2 10, 1 11 1 12, कितना हो गया 12। तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 12, ठीक है 12।
अब आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड काम को कितने दिन में करेंगे, तो 120 काम 12 का एफिशिएंसी से कितना टाइम में होगा, 120 बटा 12 यानी 10 दिन। 10 दिन में काम आपका हो जाएगा, तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 एंड ए बी सी इक्वल टू -1, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए सिंपल सा सवाल है ना, सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला पता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है जी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे देखिए गिवन में क्या क्या है, गिवन में क्या क्या है भाई, गिवन में आप देखिए, गिवन में है ए प्लस बी प्लस सी 7 दिया हुआ है, यानी ये आपका 7 दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 11 दिया हुआ है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी आपका 11 दिया हुआ है, और ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है -1, इसका वैल्यू क्या है, -1 दिया हुआ है। आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी आपको मैंने बताया है, क्लास में बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है, यही होता है जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो ये क्या करेंगे, हम ये चीज़ इधर ले आएंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बी सी सी है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, 49 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, 11 है, तो यानी 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 माइनस 22 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया आपका 27, क्या हो गया, ये हो गया आपका 27। तो आपका निकल गया आंसर, है ना, ये आपका 27। ठीक है जी, डायरेक्ट आप फॉर्मूला से निकाल दिए, क्या हो गया 27। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 11 कितना होता है, 16, 16 साथ कितना होता है, 112, क्या हो जाएगा 112, ये हो गया 112, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +3 हो गया। ये क्या होगा, अगर इसका वैल्यू देखें तो +3, तो यहाँ +3 था, इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपका 109। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो गया, 109, तो 109 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आ जाओ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, इफ ए पी बी इक्वल टू 24 डिग्री देन फाइंड ए ओ बी। समझिएगा क्वेश्चन, एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल, कोई पॉइंट है पी, पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पी ए, और दूसरा एक टेंजेंट है पी बी, क्या है आपका पी बी, ठीक है, पी बी, ये आपका दो टेंजेंट है, पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है। ये क्या हुआ, एक सर्कल ओ है, सेंटर ओ है, पी एंड पी बी आर टेंजेंट है एट पॉइंट ए एंड बी, ए पे और बी पे एक टेंजेंट है, सेंटर क्या है, ओ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका, ये ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट बन गया है ना, ये आपका ओ है। अब क्या कर रहा है, ए पी बी 24 डिग्री है, ए पी बी क्या है, ये 24 डिग्री है, तो आपसे ए ओ बी का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, ए ओ बी यानी आपसे ये डिग्री पूछ रहा है। तो इसका सीधा आंसर क्या होता है, अगर ए ओ बी पूछ रहा है तो 180 माइनस 24 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 24 डिग्री, तो 180 माइनस 24 क्या हो गया आपका 156 डिग्री, तो 156 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये, वर्बली भी आप कर सकते हैं। ये 156 डिग्री कैसे हुआ, आपको पता है, जब सेंटर से हम टेंजेंट पे
क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री होता है ना। सेंटर और टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल है, ठीक है जी, ये आपका क्या है टेंजेंट है। तो टेंजेंट जहाँ पे टच कर रहा है ना, इस लाइन पे अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो ये 90 डिग्री का बनाता है एंगल, है ना। सेंटर से अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे यानी रेडियस को ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 है, ये भी आपका 90 है, और ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है ना, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ये 90 90 180 हो गया, तो ये दोनों का सम 180 होगा, तो ये 24 है तो 180 माइनस 24 होगा, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला लगता है, तो ये सीधे आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है, सुप्रजा क्या है, सुप्रजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days and 20 days रिस्पेक्टिवली। इफ सुप्रजा स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज इन हाउ मेनी डेज विल 75% ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि सुप्रजा और कौशल्या, सुप्रजा कोई काम को 30 दिनों में करती है, कौशल्या वही काम को 20 दिनों में करती है। टोटल काम देखेंगे, टोटल काम हो गया 60। तो सुप्रजा का एफिशिएंसी 2, कौशल्या का एफिशिएंसी 3, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला है, सुप्रजा स्टार्ट द वर्क, सुप्रजा काम को स्टार्ट करती है और वो लोग दोनों जो है काम को अल्टरनेट डेज में करते हैं। अल्टरनेट डेज का मतलब पहले सुप्रजा फिर कौशल्या, फिर सुप्रजा फिर कौशल्या, इस तरह से कंटिन्यू होगा। तो बताइए कि कितने दिन में 75% काम हो जाएगा, कितने दिन में 75% काम हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या है टोटल काम है यानी 100%, तो इसका 75% क्या होगा 45 काम, क्या होगा 45 काम, इसका होगा 45 काम, ये 45 काम आपको करना है। 75% क्या हो गया 45 काम। अब सुप्रजा पहले काम करती है फिर कौशल्या, तो सुप्रजा एक दिन में 2 काम, कौशल्या एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना काम हो गया सर, 2 दिन में आपका 5 काम हो गया। ये क्या हो गया 2 दिन, एक से 5 काम कितने दिन में 2 दिन में। पहला दिन सुप्रजा फिर कौशल्या, 5 काम 2 दिन में, आपको टोटल कितना करना है 45 काम। तो जब भी अल्टरनेट वाला काम होगा तो आप जो है टोटल जितना काम करवाना है आपको, है ना, जितना काम करवाना है उसका देखें कि ये मल्टीपल है कि नहीं। अगर मल्टीपल है तो ठीक है, नहीं है तो इसके पहले कोई ऐसा नंबर है जो 5 का जितना 2 दिन में जितना काम हो रहा है या 3 दिन में जितना काम हो रहा है उसका मल्टीपल आपको देखना है। तो ये तो 5 का मल्टीपल है, यानी 5 काम 2 दिन में, है ना, तो 45 काम है। कितना है आपका 45 काम। 45 काम क्या है, 45 काम कितने दिन में होगा, ये गुना 5 हो रहा है तो ये भी आपका गुना 9 हो रहा है तो ये भी गुना 9 हो जाएगा 18 दिन में। तो 45 काम 18 दिन में हो जाएगा, तो 75% काम दोनों मिलकर 18 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B alone can do it in 24 days. In how many days A alone can finish the work? ठीक है जी। तो ये तो सिंपल है कि A और B, A प्लस B कोई काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 8 दिन में कर सकते हैं, और B अकेला 24 दिन में करता है। B अकेला 24 दिन में करता है। ये डेज का दिया है, डेज का आपका दिया हुआ है ना कि A और B मिलकर 8 दिनों में, B अकेला 24 दिनों में। तो डे का अगर एफिशिएंसी देखें यानी टाइम का एफिशिएंसी देखें तो क्या हो जाएगा, ये टाइम दिया हुआ है 1:3 ये टाइम का है ना, टाइम का रेशियो। डेज का एफिशिएंसी नहीं सॉरी, मैंने कुछ एफिशिएंसी वगैरह बोला होगा तो माफ़ कीजिएगा। डेज का रेशियो देखें तो 8:24, तो 1:3 हो गया। क्या हो गया 1:3, ठीक है। तो डेज का रेशियो 1:3 हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा 3:1, ठीक है जी, 3:1 ये हो गया। तो B का एफिशिएंसी 1 है, B का एफिशिएंसी क्या है 1 है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से, B का एफिशिएंसी क्या है 1 है, तो A का एफिशिएंसी क्या होगा, A प्लस B का एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो A का एफिशिएंसी क्या होगा 3 - 1 यानी 2। A का एफिशिएंसी क्या हो गया 2, ठीक है जी, यानी A एक दिन में 2 काम करता है। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि A पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो मुझे एक बात बताइए, B जो है 24 का 1 का एफिशिएंसी से काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है आपका एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, B जो है आपका 1 एफिशिएंसी से काम को 24 दिन में करता है, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका 24 यूनिट। क्या हो जाएगा आपका 24 यूनिट। आप B से भी कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको A प्लस B से करना है तो A प्लस B 3 का एफिशिएंसी से काम को 8 दिन में करता है, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका 3 का एफिशिएंसी से काम को 8 दिन में करता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 24 यूनिट हो जाएगा, 24 यूनिट, ठीक है। तो काम आपका अल्टीमेटली 24 यूनिट निकल गया, ठीक है। तो काम है आपका 24 यूनिट, और A 2 का एफिशिएंसी से 24 यूनिट काम को कितना दिन में करेगा 12 दिन में। तो 12 दिन में A काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 करेक्ट होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ ए कॉन इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 लिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्लांट हाइट क्या है आपका, एल क्या होता है, स्लांट हाइट आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है भाई, रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर एल प्लस आर, यही होता है जी, यही होता है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताइए, पाई का वैल्यू क्या होगा, 3.14 यहाँ पे दिया हुआ है। रेडियस आपका क्या दिया हुआ है सर, 6 दिया हुआ है। एल प्लस आर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बस आपको यही करना है, यही करना है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे गौर फरमाइएगा बढ़िया से, है ना, बढ़िया से देखिएगा। देखिए ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप 6 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 6 करेंगे, फिर 6 गुना 6 करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा ना। कोई एक डिजिट आपका जो है डिजिट आएगा 1 से लेके 9 तक। और यहाँ पे दशमलव के बाद कितने पॉइंट हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है, सॉरी दशमलव के बाद कितने पॉइंट नहीं, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, डेसिमल के बाद आपके 2 नंबर है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब आपको टाइम बहुत बचाएगी। ये सब चीज़ अगर आप गौर फरमाने लगे तब, ठीक है, तो गौर फरमाइए। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने पॉइंट, कितने डिजिट है, 2 है, 1 और 4। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको और इसको और इसको जब गुना करेंगे तो डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट आने चाहिए। डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट आने चाहिए। किसमें 2 डिजिट है, सिर्फ इसमें 2 डिजिट है ना। इसमें नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन में राउंडेड ऑफ नहीं दिया हुआ है ना, सन्निकट मतलब जो बोलते हैं ना सन्निकट, वो नहीं दिया हुआ है, राउंडेड ऑफ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यही आपका आंसर आना चाहिए। तो 301.44 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद अगर आपके 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए आंसर में। अगर गुना करेंगे तो गुना करके देख लीजिए, देखिए 314 है, 16 छक 96, गुना कर लीजिए 14 छक 84, चौथी 18। ठीक है, ये हो गया 9 चौके 36, 9 का 9 और 3 12, 9 3 12 और 3 15। एक सेकंड, 9 चौके 36, 9 का 9 3 12, 9 3 27 और 3 27 और 3 27 और 28। ठीक है, 9 का 9, 9 चौक 36, 9 का 9 1 10, अरे क्या बोल, 9 का 9 12, 9 3 27, 27 और 1 28। हाँ ये होगा, माफ़ कीजिएगा, 4 8 6 14, 8 2 10 और 1 11, 8 1 9 1 10, 2 1 3। ठीक है, 301.44, 301.44। ठीक है जी, तो देखिए 301.44। अब यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट काउंट करना पड़ेगा और जितने डिजिट के जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वो आपको लगाना पड़ेगा लेफ्ट से। तो 1 2, तो यहाँ पे 301.44 हो गया। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करके आपका भी यही आंसर आया। तो अगर जब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में ये दिया हुआ है तो हम क्यों मल्टीप्लाई करें, है ना। मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा तो इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। लिख देते हैं आंसर क्या है, 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न का मान ज्ञात करें। इसका आपको वैल्यू निकालना है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। सीधा देखिए निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, बॉड मास रूल लगता है ना, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल में आप लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम करेंगे तो ब्रैकेट में भी आपका सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटा ब्रैकेट में अगर हम देखें तो छोटा ब्रैकेट में आपका ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। तो 83 - 4 गुना 15 ये दिया हुआ है, तो माइनस का काम पहले नहीं होगा, यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लिकेशन का काम पहले होगा। तो ये हो गया आपका 23, इसका काम 23 हो गया। फिर ये हो गया 9 9 81, तो 81 + 23, यानी करली ब्रैकेट के अंदर 81 + 23 हो गया, तो ये हो गया 104। कितना हो गया, 104। अब यह बड़ा ब्रैकेट में 150 - 104 हो गया, तो ये हो गया आपका 46। कितना हो गया, 46। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया आपका 46। ठीक है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या आ गया आपका 46। ठीक है जी, तो आप इसको करना है कैलकुलेट। तो 325 प्लस 276 भागा 46 यही आएगा आपका, है ना। तो 200 भागा 46, 276 भागा 46, तो भागा आप कर दीजिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए 46 से। तो देखिए 46 से ज़्यादा 46 से आपका 6 बार में कट जाएगा। अगर आप देखें तो 40 गुना 6 240 होता है, और 6 गुना 6 36 होता है। तो 240 प्लस 36 क्या आता है 276, तो 6 बार में आपका कट जाएगा। तो 331 इसका करेक्ट आंसर होगा। 331 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखिए। P gives Q a head start of 2 seconds in a 400 meter race, but both finish the race at the same time. Find the time taken by P to finish the race if the speed of Q is 2 meter per second. बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार समझिएगा कि P और Q में एक रेस हुआ, P और Q में रेस हुआ, ठीक है। कितना मीटर का रेस है, 400 मीटर का रेस है। 400 मीटर का रेस हुआ P और Q में, ठीक है। अब जब क्या है P जो है अब समझिए क्वेश्चन को। P और Q में रेस हुआ, P बोलता है Q को कि तुम 2 सेकंड का उसको हेड स्टार्ट दिया। मतलब कि जब P दौड़ना स्टार्ट करता है, Q दौड़ना स्टार्ट करता है, तो Q के दौड़ने के 2 सेकंड के बाद P स्टार्ट करता है। हेड स्टार्ट 2 सेकंड का हेड स्टार्ट करने के मतलब कि मान लीजिए Q जो है आपका 12:36 में स्टार्ट किया, ठीक है। Q दौड़ना स्टार्ट किया 12:36 में, तो Q जो है 2 सेकंड बाद P जो है आपका 2 सेकंड बाद स्टार्ट करेगा, 12:36 में दौड़ना स्टार्ट करेगा। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, है ना, कि Q अगर 12:36 में स्टार्ट करता है दौड़ना, तो Q जो है P जो है आपका 12:36 में करेगा, यानी 2 सेकंड देर से स्टार्ट करेगा। 2 सेकंड देर से स्टार्ट करेगा Q दौड़ना। यही होता है 2 सेकंड का हेड स्टार्ट, कि आप 2 सेकंड पहले चले जाइए, ठीक है। तो मान लेते हैं P और Q यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब क्या बोल रहा है कि बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, और P और Q जो है सेम टाइम में यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q को जितना टाइम लगा उससे 2 सेकंड P को कम लगा होगा, है ना। देखिए अभी जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था 12:36 में वो स्टार्ट किया, और 12:36 में ये स्टार्ट किया। दोनों साथ में जब पहुंच गए तो Q को अगर मान लीजिए 30 सेकंड लगा पहुंचने में, Q को 30 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड कम लगा होगा P को, है ना। तो P को सिर्फ 28 सेकंड लगा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले Q कितना देर में पहुंचा वो निकालना है। उससे से हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो हमें P का टाइम निकल जाएगा, है ना। यही पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ Q इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो Q का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। Q का स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, और रेस का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 400 मीटर, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये हो गया आपका 400 मीटर, और इसका 2 मीटर पर सेकेंड यानी डिवाइडेड बाय 2, तो 200 सेकेंड लगा। Q को कितना लगा, 200 सेकेंड। Q को जब 200 सेकेंड लगा तो P को कितना लगेगा, P को 2 सेकेंड कम लगा होगा, यानी 198 सेकेंड। तो 198 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, समझ गए बात को, है ना। अगर बात को नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि P बोलता है Q से कि तुम 2 सेकंड पहले निकल जाओ, ठीक है, हम 2 सेकंड बाद निकलेंगे, ठीक है। तो Q यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, मान लीजिए Q यहाँ तक 2 सेकंड में पहुँच गया, Q यहाँ तक 2 सेकंड में पहुँच गया, अब P स्टार्ट करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको Q को 2 सेकंड लगा, तो Q को यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम P को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा। तो P को 2 सेकंड कम लगा होगा, है ना, पूरा रेस कंप्लीट करने में Q से 2 सेकंड कम लगा होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड नंबर। 72 का स्क्वायर जो है वो क्या है कि 216 और कोई एक नंबर का इक्वल है। ठीक है जी, यानी 72 का स्क्वायर क्या होता है, 72 गुना 72, 72 गुना 72, यही होगा 72 का स्क्वायर। तो 72 का स्क्वायर किसके बराबर है, 216 और कोई एक नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, 216 और कोई एक नंबर का प्रोडक्ट के बराबर है, यानी 216 गुना ए, ये नंबर मान लेते हैं ए है। तो ये आपको पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या है, तो 3 से काटेंगे, यहाँ हो गया 24, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 24, तो 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। तो 2/3 tan स्क्वायर
2/3 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 10 स्क्वायर 60 डिग्री मतलब क्या होता है आपका 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 3 कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है जी। माइनस अच्छा यहाँ प्लस है 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 क्या होता है 2/√3, 2/√3 यानी 4/3, ये क्या हो गया आपका 4/3 माइनस 3/4, माइनस 3/4 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। कॉट 60 कितना होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3, स्क्वायर में क्या होगा 1/3। अब यहाँ काट पीट मचाइए और सॉल्यूशन लाइए, है ना, काट पीट मचाइए और सॉल्यूशन लाइए, तो 3 हो गया, ये कट गया और यहाँ भी 3 कट गया, तो ये बचा 2 + 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4, यही होगा। अब मुझे एक बात बताइए 9/4 माइनस 1/4 हम लोग कर सकते हैं ना। यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान दें तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो यहाँ का हम कर सकते हैं 9 - 1 8/4, और 8/4 कितना होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 माइनस 8/3, ठीक है। यानी क्या हो गया आपका 4 - 8/3, क्या हो गया 4 - 8/3, यानी चाहती है 12 - 8 4/3, कितना हो गया 4/3, और 4/3 क्या होता है 1.33, क्या होता है 4/3 1.33, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर है जी। चले अगला सवाल देखते हैं कि द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 17 एंड x यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही पूछे गए हैं, है ना, कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उससे पूछा गया। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि द 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 17 एंड x। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है ना। पहला कि अगर ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ है आपका A B और C, ठीक है जी, तो सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी A + B हमेशा क्या होता है तीसरे साइड के बराबर होता है, ठीक है। यानी A + B हमेशा क्या होगा C से बड़ा होगा, या फिर आपका A + C जो है हमेशा B से बड़ा होगा, और B + C हमेशा क्या होगा A से बड़ा होगा, ठीक है। ये आपका एक कंडीशन है कि सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब 2 साइड का, 2 भुजाओं का योग तीसरे साइड के तीसरा का लेंथ होता है उससे बड़ा होता है। और दूसरा क्या होता है डिफरेंस ऑफ 2 साइड, यानी 2 साइड का कोई डिफरेंस तीसरे से छोटा होता है, यानी A - B क्या होगा ऑलवेज लेस देन C। डिफरेंस ऑफ 2 साइड, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। A - B इज लेस देन C होगा, B - C जो होगा लेस देन A होगा, और A - C जो होगा लेस देन B होगा। यही आपका 2 कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 12 17 और x है, मान लीजिए ये 12 है, ये आपका 17 है, और ये है आपका x। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 + 17, ठीक है 29 हमेशा क्या होगा 29 हमेशा आपका x से बड़ा होगा, ठीक है। 29 हमेशा क्या होगा x से बड़ा होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। 12 + 17 हमेशा क्या होगा, ये 12 + 17 हमेशा x से बड़ा होगा, और इसका जो डिफरेंस है 12 - 17, या फिर डिफरेंस लेंगे ना, क्या लेंगे मॉड में लेंगे, डिफरेंस मतलब मॉड में कि हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, तो 17 - 5 यानी 5 हमेशा क्या होगा x से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा। 5 क्या होगा मतलब x जो है 5 से बड़ा होगा, ठीक है, x जो है 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 5 x 29 यानी x 29 से छोटा 5 से बड़ा, तो x 29 से छोटा 5 से बड़ा ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट था आपका, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running as soon as he noticed, and the policeman chases him simultaneously. The thief and the policeman run at the speed of 10 km/h and 11 km/h respectively. What is the distance in meter between them after 6 minutes? Policeman starts chasing. बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए कि देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए 200 मीटर का दूर है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ 200 मीटर का दूर है, तो यहाँ पे एक चोर है, क्या है आपका थीफ है, और यहाँ पे पुलिस है। तो पुलिस जो है चोर को 200 मीटर का दूरी में देखता है, चोर यहाँ पे है पुलिस यहाँ पे है, 200 मीटर का दूरी में देखता है, ठीक है जी। अब जैसे ही पुलिस चोर को देखता है चोर भी पुलिस को देखता है, जैसे ही पुलिस चोर को देखा चोर पुलिस को भी देखा, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। और चोर पुलिस को देखते हुए भागना स्टार्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है भागेगा, है ना, सीधी सी बात है। जब चोर पुलिस को देखेगा कि पकड़ा ना जाए भागेगा भाई, तो यहाँ पे मान लीजिए भागना स्टार्ट करता है और पुलिस भी यहाँ आता है और यहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, पकड़ लेता है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि चोर जो है पुलिस जो है चोर को कब पकड़ेगा, ये आपसे नहीं पूछा है। आपसे पूछ रहा है
कि जब दोनों भागना स्टार्ट करते हैं, तब भागने स्टार्ट जैसे ही करते हैं तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। यानी जब वो लोग देखते हैं एक दूसरे को, अगर आप देखें पुलिस ने जब चोर को देखा तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर था। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया, माफ़ कीजिएगा, कि जब पुलिस ने चोर को देखा तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर था। ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही चोर को पुलिस ने देखा, चोर भागना स्टार्ट किया तो अभी इनिशियल डिस्टेंस 200 मीटर है, भागना स्टार्ट किया तो 6 मीटर के बाद उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर चोर 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 11 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, 6 मिनट के बाद इनका डिस्टेंस क्या होगा। यानी अभी डिस्टेंस है 200 मीटर, जैसे ही वो देखता है तो 6 मिनट के बाद डिस्टेंस क्या होगा। ऑब्वियस ही बात है कि डिस्टेंस क्या होगा, दोनों में घटेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है आपका 11 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रहा है और चोर जो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से भाग रहा है। यहाँ रिलेटिव स्पीड का काम आएगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम देखें तो कितना है, 5/18। रिलेटिव स्पीड देखें तो कितना है, 5/18। तो रिलेटिव स्पीड क्या, सॉरी हाँ 5/18 यानी 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, और इसका वैल्यू क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी हर सेकेंड में पुलिस और चोर के बीच जो डिस्टेंस है वो 5/18 घट रहा है। ठीक है, ये आपको दिया गया है ना। चलिए अब 6 मिनट के बाद क्या डिस्टेंस होगा, तो 1 सेकेंड में 5/18 डिस्टेंस आपका घट रहा है। 1 सेकेंड में 5/18 डिस्टेंस क्या रहा है, घट रहा है। ये सोच घट रहा है, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है ना। 1 सेकेंड में जैसे देखिए मान लेते हैं कि आपका 10 किलोमीटर है, यहाँ पे आपका पुलिस है, यहाँ पे आपका चोर है। पुलिस जो है मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है, चोर 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये 10 नहीं 20 मान। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, ये चीज़ समझिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि 1 घंटा के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अभी डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटा के बाद अब देखिए ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 1 घंटा के बाद ये चोर जो है 1 घंटा के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 का स्पीड से 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 का स्पीड से 10 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे समझिएगा चीज़ को समझिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। 10 किलोमीटर। अब पुलिस जो है 1 घंटा में कितना चलता है, 15, यानी पुलिस था यहाँ, अब 1 घंटा में ये 15 चला, यहाँ पे कहीं आएगा 15 किलोमीटर, ये 15। तो अब मुझे एक बात बताइए, तो ये 15 तो ये 5 होगा और ये 10 है। ठीक है, ये 10 है। तो आप जो है यहाँ पुलिस है और यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, तो ये आपका 5 और ये 10 कितना हो गया, 15। तो अब जो डिस्टेंस क्या हुआ, 15 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ। यानी हर घंटे कितना घट रहा है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस घट रहा है। हर घंटे 5 किलोमीटर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। तो पहले 20 किलोमीटर डिस्टेंस था, अगले घंटे 15 हो गया, अगले घंटे क्या होगा, 10 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा, फिर अगले घंटे पकड़ लेगा। तो जितना इसका स्पीड है, ठीक है, स्पीड का जो डिफरेंस है, कितना किलोमीटर का डिफरेंस है, 5 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। यानी हर घंटे 5-5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो 1 सेकंड में 5/18 मीटर घट गया। 1 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा, 5/18 मीटर घट गया। ठीक है, तो 60 यहाँ पे कितना दिया, 6 मिनट, 6 मिनट यानी 360 सेकेंड। तो 360 सेकंड में कितना डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस क्या होगा 360 सेकंड में, 5/18 गुना 360, तो 18 दूनी 36, 100 मीटर। तो यानी 6 मिनट में जो डिस्टेंस घटेगा वो 100 मीटर हो जाएगा। यानी अब जो डिस्टेंस, पहले जो डिस्टेंस था आपका 200 मीटर था। ठीक है, उसके बाद 6 मिनट के बाद ये डिस्टेंस क्या होगा, 200 में से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो 100 मीटर ही उन लोगों के बीच का डिस्टेंस रह गया होगा, 100 मीटर ही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस रह गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। बहुत लोग माइनस नहीं करते हैं। अब कभी यहाँ पे क्या है, सेम आ गया ना, माइनस करने पर भी 100 आ गया तो 100 लगा दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 मिनट के बजाय 3 मिनट ही पूछता, ठीक है, अगर आपको 6 मिनट के बजाय 3 मिनट ही पूछता तो आप क्या करते हैं, 5/18 3 मिनट में कितना होगा, 180। तो ये हो गया 10 यानी 50 मीटर। तो 50 मीटर का डिस्टेंस घटा,
यानी 3 मिनट में 50 मीटर का डिस्टेंस घटेगा। तो अब जो डिस्टेंस रह जाएगा क्या होगा, 200 माइनस 50 यानी 150। ठीक है जी, अगर यहाँ पे 3 मिनट होता तो 150 मीटर का डिस्टेंस रह जाता। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट पुलिस स्टार्ट चेजिंग। तो पुलिस जब उसको पकड़ना स्टार्ट करता है, पीछा करना स्टार्ट करता है, तो 6 मिनट के बाद उन लोगों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 मीटर होगा। स्टार्टिंग में 200 था, 6 मिनट के बाद क्या हो गया, 200 मीटर। तो 200 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो माइनस करना मत भूलिएगा जब आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच डिस्टेंस इस टाइम में कितना है तो। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R%, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R% लेटर, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज ₹1, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सिंपल क्वेश्चन है कि कोई आर्टिकल का प्राइस जो है R% से घट गया, फिर जो है R% से घट गया, सॉरी इंक्रीज हुआ, पहले R% से बढ़ा, माफ कीजिएगा, पहले R% से बढ़ा, फिर R% से डिक्रीज हो गया। तो अब जो है प्राइस का आर्टिकल का प्राइस ₹1 हो गया। तो पहले कितना था, पहले मान लेते हैं पहले प्राइस जो था ₹1 था। हम मान लेते हैं पहले अमाउंट था कितना, ₹1 अमाउंट था। अब ₹1 में क्या हुआ, हमने R% से बढ़ा दिया, तो अब जो अमाउंट कितना हो गया, 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, यही हो गया। R% से बढ़ाने पर इतना ही हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, R% से घटा दिया, तो अब कितना हो गया, 100 माइनस R डिवाइडेड बाय 100, ये आपका फाइनल अमाउंट हो गया। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपका ₹1 के बराबर है, ₹1 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी आपका A का वैल्यू पूछा गया। तो A कितना था, A हो जाएगा आपका 100 गुना 100 10,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R, क्या हो जाएगा, 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R, है ना, 100 माइनस R, यही हो जाएगा। अब ये क्या हो, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो हो गया आपका 10,000 बटा 10,000 माइनस R², ये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो 10,000 बटा 10,000 माइनस R² इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए कि इफ x माइनस 1/x इक्वल टू √2, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू √2 है और x इज ग्रेटर देन 1 है, तो वैल्यू ऑफ x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6, ये आपसे पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सिंपल दिया हुआ x माइनस 1/x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आपका 2√2 दिया हुआ है। आपसे x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 का वैल्यू पूछा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है आपका, अगर हम देखें x का पावर 6, x का पावर 1/x का पावर 6, इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर माइनस 1/x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें लिखने की आज़ादी है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जब लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया, a² माइनस b², क्या हो गया, a² माइनस b², इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। समझ में आया, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 माइनस 1/x का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, x³ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x³ प्लस 1/x³ इंटू x³ माइनस 1/x³, x³ माइनस 1/x³ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, अब हमें x³ प्लस 1/x³ x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है जी। अब x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर x माइनस 1/x बराबर k होता है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है जी, ये होता है आपका k³ प्लस 3k, ये होता है k³ प्लस 3k, है ना। तो k³ प्लस 3k, तो x माइनस 1/x क्या है आपका, k है, k का वैल्यू क्या है आपका 2 है, 2√2 है, क्या है 2√2, ये आपका k का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा k³ प्लस 3k, k³ यानी 2 दूनी 4। अब इसको हम लिख सकते, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप क्यूब नहीं करना चाहते ना, तब k कॉमन ले लीजिए, तो k² प्लस 3 हो जाएगा, k² प्लस 3, ये ज़्यादा आसान होता है, ये थोड़ा ना ज़्यादा आसान होगा, स्क्वायर करना आसान होता है, क्या होता है, स्क्वायर करना आसान होता है। अब मुझे एक बात बताइए, k² क्या होगा, k² हो जाएगा यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11, ये हो गया 2√2 इंटू 11, ठीक है, ये हो गया आपका 2√2 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। तो 11 दूनी 22√2, ये क्या हो गया आपका 22√2, ठीक है। अभी रहने दीजिए, है ना, आगे देखते हैं। अब x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए हमें x प्लस 1/x², अब क्या आता है देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए x प्लस 1/x³ तो x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, k³ माइनस 3k, ये होता है। k अगर कॉमन ले लेंगे तो k² माइनस 3 होता है, ठीक है, k² माइनस 3 होता है, ठीक है जी।
तो अब हमें क्या चाहिए, x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए। आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x का वैल्यू। तो x माइनस 1/x का वैल्यू अगर दिया हुआ है और आपको x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे आप, x प्लस 1/x क्या होता है, x प्लस 1/x होता है आपका अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे k क्या है आपका, k है आपका x माइनस 1/x। ये क्या है आपका x माइनस 1/x। बेसिकली x प्लस 1/x क्या होता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, ये आपका दिया हुआ है कि अगर आपका x माइनस 1/x k, ठीक है, अगर x माइनस 1/x k है तो x प्लस 1/x क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4। चलिए अब ये हो गया आपका k स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और 4 12, तो हो जाएगा रूट 12। रूट 12 कितना होता है, 2√3। क्या हो जाएगा, 2√3। ये क्या हो जाएगा, रूट 12 हो जाएगा, रूट 12 होगा 2√3। ठीक है जी, तो ये 2√3 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या मैंने बताया था, इसका वैल्यू अभी मैंने बताया था कि अगर x प्लस 1/x अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका k क्यूब माइनस 3k। जहाँ पे अगर हम k कॉमन ले लेंगे, जब भी आपका रूट में रहेगा ना, रूट में रहेगा तो k कॉमन ले लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। जब आपका k रूट में रहे तो k कॉमन ले लीजिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो k स्क्वायर माइनस 3, अब k स्क्वायर कितना हो गया, k स्क्वायर हो गया 12, है ना, इसको स्क्वायर करेंगे 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, तो हो जाएगा आपका k कितना है 2√3 इंटू भाई, ये हो गया आपका 2√3 इंटू, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, ये √6 तो आएगा ही आएगा, √2 इंटू √3 √6। ठीक है, अब यूनिट डिजिट पे देखिए, है ना, सबका अलग अलग है तो हम लोग देख लेंगे। ये 2 का 2, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 होना चाहिए यूनिट डिजिट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हुआ, करेक्ट होगा। देखिए 11 दूनी 22, अगर हम देखें तो 22 और 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, है ना, ये आपका होगा 22 दूनी 18 होता है 396 होता है, 18 दूनी 36 396 √6 क्या होगा, करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, है ना, फटाफट। कि 2y प्लस 2/y इक्वल टू 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर प्लस 1/y, ये आपको पूछा गया। तो 2y प्लस 2/y, 2y प्लस 2/y इक्वल टू क्या दिया है सर, 7। आपसे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर पूछा। तो देखिए y प्लस 1/y अगर आपका k है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका k स्क्वायर माइनस 2। पढ़ा है आपने, है ना, सब पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ आपका, है ना, प्रैक्टिस करना है बेसिकली। तो हमें y प्लस 1/y निकल जाएगा, है ना, अगर हमें y प्लस 1/y का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 2 से, या फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1/y इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये y प्लस 1/y क्या हो गया सर, y प्लस 1/y हो गया आपका 7 होता है। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4, 49/4 माइनस 2, है ना, 49 माइनस 8 यानी 41/4, क्या होगा आपका 41/4, तो 41/4 इसका करेक्ट। ठीक है जी, 40/4 क्या होगा, करेक्ट आंसर। बात हो गया है। अगला सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। फिर तो सिंपल है ना, ये हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पे है -9 -3 यानी 8 प्लस -12, 8 प्लस -12 और ये होगा माइनस 17। ठीक है, फिर 8 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 8 - 12 और प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 8 प्लस 17, 8 प्लस 17 25, 25 माइनस 12 13, ठीक है, क्या हो गया 13, तो 13 इसका। ठीक है, 13 क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन था ना। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 405 डिग्री, साइन माइनस 405 डिग्री आपको पूछा गया है ना। तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान देना है, ठीक है, साइन माइनस 405 डिग्री दिया हुआ है, साइन माइनस 405, ठीक है जी। तो देखिए साइन माइनस 405 डिग्री कहाँ पे आएगा, साइन माइनस 405 डिग्री कहाँ पे आएगा,
सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना कैसे होता है ये। देखिए ये आपका मैंने बताया था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, सिनेमा बार बार बोलते हैं, सिनेमा नहीं जाना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जाना है, ठीक है जी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन कोट और यहाँ कॉस है। तो देखिए अगर माइनस थीटा बोला है इसका मतलब क्या है, ये आपका प्लस स्टार्ट होता है। माइनस थीटा मतलब ये होगा इस क्वाड्रेंट के नीचे, मतलब यहाँ पे माइनस थीटा आपका यहाँ पे आएगा। तो माइनस थीटा जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका नहीं होगा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 405, ठीक है। ये आपका ऐसे मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि माइनस थीटा का वैल्यू 90 माइनस 405 आपने ले लिया ना, 90 तक ही लेना रहता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने का तरीका है ना, आप ऐसे भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। देखिए अब 405 डिग्री आपसे पूछा है, तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस 405 डिग्री आपसे पूछा है ना, तो सब माइनस आपको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि माइनस थीटा ये क्या होता है आपका, साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। तो देखिए आपसे 405 पूछा है, तो 90 90 90 90 360 हो गया, है ना, 90 90 90 360, 90 90 90 90, ये हो गया आपका 360। अब 405 डिग्री है, ठीक है, 405 डिग्री, तो यहाँ पे 360 और 360 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये प्लस 45 डिग्री, क्या है, प्लस 45 डिग्री। अब आपसे पूछा माइनस 405 डिग्री, है ना, तो जब आपको माइनस 405 डिग्री दिया है तो आप ऐसे देखिएगा माइनस 90, है ना, आपको मैं समझा रहा हूँ, है ना, ये सब ऐसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बोल रहा माइनस 90, तो माइनस 90, ठीक है, माइनस 90 माइनस 180 माइनस 90, ठीक है, माइनस 270 माइनस 360 माइनस 400, यहीं पे आया है, यहीं पे आया है ना। अगर आप माइनस में लेंगे, ये आपको मैंने पॉजिटिव में बताया कि आप इधर से जा रहे हैं, है ना, इसका डायरेक्शन अगर आप इधर से देखें, डायरेक्शन इधर देखें तो पॉजिटिव 90, ठीक है, ये पॉजिटिव का डायरेक्शन है, प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 405 हो गया, ठीक है जी। अगर हम माइनस में बात करें तो माइनस 90 आप डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, है ना, डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस 360 माइनस 405, तो कहाँ पे आया, कॉस वाला जगह पे आया, है ना, कॉस वाला जगह पे आया। तो जब भी साइन माइनस थीटा होगा ना तो माइनस बाहर करके साइन थीटा कर देगा, ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझना है। अब मुझे एक बात बताइए, अब क्या हुआ, माइनस साइन 405 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन, ये कहाँ पे आ रहा है, कॉस में आ रहा है, ठीक है, ये हो जाता है आपका 360 प्लस 45 लिख सकते हैं ना, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और साइन 360 प्लस थीटा क्या आता है, साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा क्या आता है, देखिए ये आप देखिए 360 यानी 90 90 90 90 और थीटा, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, है ना, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। और साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। जब भी आपका 90 का मल्टीपल प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा, तो आपका वैल्यू चेंज होता है, साइन का कॉस, है ना, कॉस का साइन होता है ना, कॉट का टेन, टेन का कॉटेक, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक होता है। लेकिन अगर आपका जो यहाँ पे 180 का मल्टीपल में होगा, अगर आपका क्या होगा 180 का मल्टीपल में होगा, तो जो वैल्यू है आपका सेम रहता है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, है ना, तो साइन का साइन होगा, साइन कॉस 80 साइन सॉरी कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन का टेन ही होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, वैल्यू मतलब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आपका 180 का मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही होगा, तो ये 180 का मल्टीपल है। तो जब आपका 90 का मल्टीपल होगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, तो ये आपका 180 का मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 360 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा, ठीक है, क्या होता है साइन थीटा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, क्या होगा, हाँ साइन 45 डिग्री क्या होता है, माइनस 1/√, साइन 45 होता है 1/√2 और यहाँ माइनस लग गया तो माइनस 1/√2 इसका करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट, क्लियर है जी। तो मैंने आपको बताया ना, चीज़ों को देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, अगर आप जो जानते होंगे वो तो सीधे लगा देंगे, जो नहीं जानते उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना इज ₹2400 एंड द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर बनाना इज ₹0.25. द सेलिंग प्राइस इज 10 फॉर ए पेयर ऑफ बनाना. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज राउंडेड ऑफ अप टू 1 डेसिमल. बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सादा क्वेश्चन कि 50 दर्जन बनाना का दाम 2400 है. 50 दर्जन बनाना का दाम 2400 है. केला का दाम है ना, केला होता है बनाना, ठीक है. और ट्रांसपोर्ट कोस्ट जो है एक बनाना का ₹0.25 लगता है. तो सबसे पहले देखिए, अब सेलिंग प्राइस जो है दो बनाना का, एक पेयर ऑफ बनाना मतलब क्या होगा, पेयर ऑफ बनाना मतलब एक जोड़ी बनाना का, तो ₹10, यानी एक बनाना का दाम कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, ₹5 है ना. एक बनाना का सेलिंग प्राइस क्या होगा, ₹5. तो यहाँ पे सिंपल निकाल लेंगे. तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो ₹2400 में 50 दर्जन बनाना लेता है. सिंपल आप निकालिए, ₹2400 में 50 दर्जन बनाना लेता है. तो एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, 12 बनाना है ना. एक दर्जन में कितने केले होंगे, 12. तो 50 दर्जन में कितना होगा, 50 गुना 12. तो एक ये हो गया आपका 50 गुना 12, ठीक है, यानी एक केला का दाम होगा. यहाँ पे अगर हम देखें CP ऑफ 1 बनाना कितना होगा, ₹2400, 50 दर्जन बनाना का दाम, यानी 50 दर्जन में कितने केले हो गए, 50 गुना 12, यानी 50 गुना 12 केला का दाम ₹2400. 50 गुना 12 केला का दाम ₹2400 हुआ. तो एक केला का दाम कितना होगा, 2400 बटा 50 गुना 12. सिंपल सादा सवाल, सिंपल सादा कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल है. तो यहाँ पे अगर जीरो काटते ये हो गया 2 0, ये हो गया 5 चौके 3. तो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस जो हो गया ₹4 हो गया. एक बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ₹4 हो गया. अगर हम इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या होता है जी, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस ये होता है, जैसे आपने कुछ सामान खरीदा ₹10 में, उसका मेंटेनेंस में या ट्रांसपोर्टेशन में या फिर किसी और चीज़ में है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोई भी ड्यूटी लगा दिया, ये लगा दिया, वो 913 जो भी लगाया आपने, वो ऐड करने के बाद इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, यानी उसका टोटल जो कॉस्ट पड़ा आपको, जैसे ₹4 में आपने सामान खरीदा, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह जो भी आपका ₹4 में आपने सामान खरीदा, उसका डिजाइनिंग वगैरह में या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में आपने ₹1 खर्चा कर दिया, तो टोटल आपका तो ₹5 लगा ना, आपके लिए तो ₹5 लगा. तो वो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होता है. तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक बनाना का ₹4 उसका दाम है, प्लस 0.25 आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ये हो गया 4.25 रुपया. ये इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस एक बनाना का, कितना, एक बनाना का. अब मुझे एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस इज ₹10 फॉर ए पेयर ऑफ बनाना. एक पेयर का दाम ₹10 है, एक पेयर का दाम ₹10, यानी दो बनाना का दाम कितना हुआ, ₹10. दो केला का दाम ₹10, तो एक केला का दाम क्या होगा, SP ऑफ 1 केला. एक केला का दाम कितना हुआ, ये हो गया आपका 10/2 यानी ₹5. ठीक है जी. तो सेलिंग प्राइस आपका 5 है, कॉस्ट प्राइस आपका 4.25 है. तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 0.75. कितने में से, 4.25. ठीक है, कट जाएगा, ये कर दिया 100. 25 किया 75, 25 का 25 17, 25 का 25 बचेगा 175, 25 7 175. ठीक है जी. चलिए, तो ये हो गया आपका 300/17. क्या हो गया आपका 300/17 है ना, 300/17. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, वो 17 एकम 17 बचा 13, 130, 17 7, ठीक है, 17 7 119, 17 पॉइंट समथिंग होगा, 17.6 आपका करेक्ट है. ठीक है, आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना. बचेगा फिर आपका 110, तो 17/6 होता है, 17/6 क्या होता है, 102 होता है, 17.6% करेक्ट है. ठीक है जी, क्लियर है. चलो अगला सवाल देखते हैं. A and B can do a project in 9 days, B and C can do it in 12 days, while A and C can do it in 18 days. In how many days A, B and C all working together can finish the project? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. टाइम एंड वर्क के ना हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन तो आई है. टाइम एंड वर्क अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. A और B कोई काम को 9 दिन में करता है, B और C कोई काम को 12 दिन में करता है, और A और C कोई काम को दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं. बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे. तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 36 आपका टोटल काम हो गया, एफिशिएंसी 4 हो गया, इसका एफिशिएंसी 3 हो गया, इसका एफिशिएंसी 2 हो गया, यानी A + B + C. ठीक है, 2 इंटू अगर हम सबको जोड़ दें 2 इंटू A + B + C का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4 3 7 2 9. ठीक है, 9. तो A + B + C का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, A + B + C का एफिशिएंसी हो जाएगा 9/2. ठीक है जी, क्या हो जाएगा आपका 9/2. ठीक है,
तो आपसे पूछ रहा है टाइम, टाइम पूछ रहा है, तो 36 काम है, a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी हो गया 9 चौके 36, 8 दिन, 8 दिन, तो 8 इसका सर्कल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, 8 इसका सर्कल, क्लियर है, 8। अगला सवाल ये है चलो फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center of the circle is 25 centimeter. The radius of the circle is, एक बिंदु है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक बिंदु है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये आपका एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है, तो एक पॉइंट है Q, ये Q पॉइंट से, ठीक है, सर्कल में एक जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका जो लेंथ है वो 20, क्या आपका 20, ये मान लीजिए, इसको मान लेते हैं दिया, इसको मान लेते हैं, इसका जो लेंथ है वो 20 और सेंटर से इस Q के पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सेंटर से ये Q जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या है, ये है आपका 25, क्या है 25। तो आपको वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस आपको निकालना है, रेडियस निकालना, डेट मीन्स आपको ये निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जब भी सेंटर से टेंजेंट के ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, यानी रेडियस ये जो है रेडियस जो करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ये क्या बन गया, ये आपका बन गया हाइपोटेनियस, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हाइपोटेनियस, ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस है 25, तो ये आपका ट्रिपलेट निकालेंगे 25 20 और क्या होता है 15, 25 20 और 15 क्या होता है ट्रिपलेट, तो 15 क्या होगा इसका करेक्शन करेगा 15 सेंटीमीटर करेगा, ठीक है। 25 20 15 ट्रिपलेट कैसे होता है, देखिए 5 4 और 3 होता है, तो गुना 5 कर दीजिए। जब कोई ट्रिपलेट बनेगा तो उसका मल्टीपल भी हर एक नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो भी आपका ट्रिपलेट ही बन जाएगा, तो 5 गुना 5 4 गुना 5 3 गुना 5, ठीक है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल, ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹9840 at 5% per annum simple interest to obtain a total amount of ₹12,300 फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही इन्वेस्ट द सम। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप खराब और अच्छा नहीं कर सकते ना, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं क्योंकि ये हमें प्रैक्टिस, इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो सब क्वेश्चन बढ़िया मान के प्रैक्टिस कीजिएगा तो मजा आएगा। एक पर्सन जो है इन्वेस्ट करता है 9,840 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और उसको जो है टोटल अमाउंट 12,300 मिलता है, तो बताइए कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था समय, तो टाइम निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका PR3 डिवाइडेड बाय 100, तो टाइम क्या होगा जी, टाइम होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट गुना 100, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा P इंटू R, यही होगा। तो हमें क्या चाहिए, P चाहिए, R चाहिए, SI चाहिए, अब हम देखते हैं टाइम निकालना, ठीक है जी। अब सिंपल यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ 12,300 आपका टोटल अमाउंट है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या है 12,300 माइनस 9,000 आपको 40 करेंगे, 12,300 माइनस 9,840 करेंगे, ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा आपका 2300 और 160, ठीक है। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे 10,2300 रुपये हो गया, 23 24 24 2400 कितना हो जाएगा 2460 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 2460, ये हो गया आपका 2460 रुपया गुना 100, प्रिंसिपल क्या है जी, प्रिंसिपल है आपका 9,840 गुना आर क्या है आपका 500, कितना है जी 500। अब काट पीट मचाएंगे और आंसर को लाएंगे, है ना, काट पीट मचाएंगे आंसर को लाएंगे, ये 0 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये आपका जो है ना 4 बार में चला जाएगा, देखिए कैसे जाए, हाँ 6 के 24 4 बार में चल जाना चाहिए, हाँ, तो फिर 250 गुना 4 कितना होता है, देखिए 250 गुना 4 1000 होता है, 250 गुना 4 1000 होता है ना जी, तो अगर हम 16 माइनस करेंगे यहाँ पे, अगर हम 4 का यहाँ पे अगर 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, है ना, तो 16 अगर माइनस करेंगे तो 246 गुना 4 होगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आपका 10 आना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे गुना 10 कर दिया, 10 आना चाहिए ना, ये आपका 246 गुना 10, ये 4 बार में कट गया,
देखिए 2 दूनी 4, तो 5 साल इसका करेक्शन, 5, ठीक है, 5 ईयर्स इसका करेक्शन। ये भी कर सकते हैं ना, 984 है तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 984 है तो 2.5 बार में जाएगा, ठीक है, 2.5 बार में जाता है, ठीक है। तो 5 साल इसका करेक्शन। अगला सवाल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 12 थीटा प्लस कॉस 20 थीटा फॉर द और रियल वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब निकालते हैं आप, है ना, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में, तो थीटा को आप या तो 90 डिग्री ले लीजिए या कोई और 0 डिग्री और 0 डिग्री ले लीजिए। तो अगर 90 डिग्री लेंगे या 0 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री ले लेते हैं तो 90 डिग्री क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 90 डिग्री लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपका 1 होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आप देखिए 2 क्वेश्चन है, ग्राफ का जल्दी फटाफट करते हैं ना। कि द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ 5 कंपनीज द VWXYZ, 5 कंपनी है, उसका टोटल डिमांड और प्रोडक्शन के बारे में दिया है। ये ब्लू लाइन जो है आपका डिमांड है, ठीक है, ब्लू लाइन क्या है, डिमांड है, और ये जो आपका लाइन दिया है रेड वाला, ये प्रोडक्शन है, ठीक है जी। तो VWXYZ का ये दिया हुआ है, जिसका क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसका आपको डेटा बता दूंगा, ठीक है। इफ K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स, ठीक है, कंपनी एक्स, ये कंपनी एक्स का ये आपका 2000 आपका डिमांड है और प्रोडक्शन है आपका 800, ठीक है। तो K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स, यानी K% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स क्या है 800, K% ऑफ 800 इक्वल टू द डिमांड फॉर कंपनी W, डिमांड ऑफ कंपनी W। तो कंपनी W का डिमांड आपका यहाँ पे 400 दिया हुआ है, प्रोडक्शन आपका 1600 दिया हुआ है। तो ये क्या है, इज इक्वल्स द डिमांड ऑफ कंपनी W, ठीक है, मतलब कंपनी W का डिमांड के बराबर है, यानी K% ऑफ 800 क्या है 400 के बराबर है, K% ऑफ 800 क्या है 400 के बराबर है। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो K का वैल्यू आपसे पूछा गया, ये हो जाए आपका 2, ठीक है। तो K% यानी K बटा 100 होता है, 100 इधर चला जाएगा तो 100 बटा 2 हो जाएगा, तो K हो जाएगा आपका 50। तो 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। यही आपको देख के लग रहा है K% ऑफ 800 400 है, यानी 800 का कितना परसेंट 400 के बराबर होगा, 50%। कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। आपसे जब यहाँ पूछ दिया है K% ऑफ 800 इक्वल टू आपका 400 है, यानी 800 का कितना परसेंट 400 होगा, तो 50% होगा, सिंपल है ना। तो सिंपल 50% निकालेंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, द सेल ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट्स इन 1000 नंबर ऑफ पैक्स ड्यूरिंग 2019 आर शोन इन द बार ग्राफ। मतलब ABCDE ये 5 तरह का प्रोडक्ट है, इसका सेल दिया हुआ है, ठीक है। ये 20 दिया हुआ है, ये 25,000 दिया हुआ है, 1000 में दिया हुआ है ना, 1000 पैक, ये आपका 30,000 दिया हुआ है, ये आपका 35,000 है, ये 40,000, ठीक है जी। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट ई इन 2019। प्रोडक्ट ए का सेल और प्रोडक्ट ई का सेल का रेशियो निकालना है, ठीक है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट ई का सेल का रेशियो निकालना है 2019। तो प्रोडक्ट ए का सेल कितना हुआ था 20,000, तो 20,000 लिखने की जरूरत नहीं, 20,000 1000 कट जाएगा ना, रेशियो निकाल देता हूँ। और इसका कितना है 40,000, तो क्या रेशियो होगा, ये रेशियो होगा 1:1, 1:2, 1:2 इसका, ठीक है जी। 1:2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, खत्म। चलिए तो ये 18 जुलाई है, सॉरी माफ कीजिएगा 18 जुलाई बोल रहा हूँ, 20 जुलाई शिफ्ट 3 है ना, 20 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर ये आपका कंप्लीट हो गया ना। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे 20 जुलाई शिफ्ट 4, ठीक है। चलिए, और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ क्लासेस रिकॉर्डिंग होंगे, तो 7-8 क्लासेस जो होंगे आपके रिकॉर्डिंग होंगे, फिर उसके बाद लाइव क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।